हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एचआरएम के अंतिम प्रहार को लेके मैं आ गया हूं और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं पहुंच चुका हूं। 14 तक की ये पूरी सीरीज होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट में अपन इसमें बात करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन आ गया एसएचआरएम। देखिए, एसएचआरएम बोला जाए तो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा एचआर के अंदर, लेकिन यहाँ पर एसएचआरएम एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। अब एसएचआरएम से क्वेश्चन क्या बनता है? एसएचआरएम से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, एक तो इसका मीनिंग पूछ लेगा, इसको पूछ लेगा, ठीक है, स्कोप के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, ठीक है, बस। अब ये एस स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक। अब ये स्ट्रेटेजी क्या होती है और स्ट्रेटेजिक एचआरएम से क्या डिफरेंस होता है? एचआरएम बेसिकली आप कह सकते हैं उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो सारी एक्टिविटी आई। जब हमने बेस्ट प्लान इंप्लीमेंट कर दिया उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। यानी कि प्लान और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है? प्लान और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है? जो बेस्ट प्लान होता है मेरा, उसी को मैं स्ट्रेटेजी बोलता हूं, बेस्ट प्लान। अब ये सर क्या फिर भी समझ में नहीं आया? जैसे कि एक काम करने के पास मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। इनमें से अगर मैं जो सी एक्टिविटी बेस्ट प्लान में होता है वही मेरी स्ट्रेटेजी कहलाती है, इन शॉर्ट। इसलिए आर्मी कभी अटैक पे जाती है तो बोलती है कि आपकी रणनीति क्या है? रण की नीति है ना, तो रणनीति हमेशा बेस्ट होती है, ऐसा माना जाता है ना। कभी कभी फेल भी होती है, एक जीतेगा, जंग होगी तो एक जीतेगी, एक हारेगी, हिंदुस्तान जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा, ठीक है, मानने की बात फिक्स्ड। लेकिन स्ट्रेटेजी में कहाँ पे लॉस हुआ? स्ट्रेटेजी अपनी तरफ से जो बेस्ट प्लान हमारे पास उस समय अवेलेबल सोर्सेस के पास होता है, ए बी सी डी। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कभी रशिया का पलड़ा भारी, कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी, और दोनों अपने आप में फाइट हो रही है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको आर्टिलरी सप्लाई कर रही है ताकि उनका डेमोन्स्ट्रेशन हो सके कि इतने सारे वेपन्स हमारे पास हैं, आइए खरीदिए, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस्ट प्लान होता है वो हमारी स्ट्रेटजी होती है। जब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम बात करते हैं, जो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट मेथड, बेस्ट रिक्रूटमेंट के मेथड, वो सारी चीज़ें अगर इकट्ठा कर दी जाए तो वो एसएचआरएम का रूप ले लेती है। बात समझ में आई? तो जब ये बात अपन को समझ में आ गई है तो इसकी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। एक तो पहले मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स को ही एचआरएम बोल रहे थे, लेकिन इसके अंदर वर्ड क्या लगा दिया? कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड। इट इन्वॉल्व्स अलाइंग द एचआर प्रैक्टिस पॉलिसीज विद द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल्स। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल्स यानी कि जो रणनीति रूप से जो आपकी कंपनी के सर्वाइव के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एसएचआरएम रिकॉग्नाइज द ह्यूमन कैपिटल इज अ वैल्यूएबल। यहीं से हमारी ह्यूमन कैपिटल यानी एक वैल्यूएबल एसेट्स माना गया। और स्ट्रेटेजिक एसेट्स दैट कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी एसएचआरएम और एचआरएम में देखा जाए तो बेसिकली दोनों का ग्राउंड एक ही है। दोनों में हमको मैनेजमेंट को डेवलप करना है, मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ करवानी है, एम्प्लॉय को डेवलप करना है, ट्रेनिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग करनी है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, क्योंकि बुक तो ऐसे ही बोल रही है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ले लेते हैं, जब बड़े बड़े वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव और वैल्यूएबल अप्रोच की बात कर लेते हैं, तो उसको एसएचआरएम बोलते हैं। यानी हे एचआरएम ही केवल स्ट्रेटेजिक वर्ड आगे यूज़ कर देना, आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो यहाँ तो अपना मीनिंग हो गया। जब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो अपन को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे स्ट्रेटेजी का बहुत जोर है। किसका जोर है? स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पर जब मैं स्ट्रेटेजी में जा रहा होता हूँ तो पहला पॉइंट है अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी कि बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइनमेंट होता है। अब बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है? जो बिजनेस का बेस्ट प्लान है वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, उसके साथ में आपका एसएचआरएम चल रहा होता है। लॉन्ग टर्म परसेप्टिव स्ट्रेटेजी हमेशा किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हमने राफेल खरीदे, कल जंग होने वाली नहीं, भविष्य में हुई तो हमारे पास आज है,
ठीक है, हमारे पास ब्रह्मोस डेवलप कर रहे हैं हम रेगुलर, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम इंडिया के पास है ब्रह्मोस मिसाइल, जो बोला जाता है कि अभी तक उसका कोई भी मतलब S-400 ले लो या आप कोई भी मशीन गन ले लो कि जिससे एयर डिफेंस सिस्टम इसका तोड़ नहीं है हमारे पास, क्योंकि 6 एक साथ फायर होती है तो एक भी अगर हिट हो गई टारगेट को तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म फिर भी हम उसको डेवलप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कल जंग हो रही नहीं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो SHRM हमेशा स्ट्रेटेजी कब के लिए बनती है? लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, इसीलिए बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन होता है। प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच होती है। HRM याद रखना रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कि पहले बोलोगे उससे पहले ही हम एक्शन ले चुके होंगे, है ना। आर्मी क्या करती है? आर्मी सोचती थोड़ी है कि आइए हमारे ऊपर अटैक करिए, इसके बाद हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, नहीं। आर्मी पहले ही फर्स्ट अटैक कर देती है, जिससे कि सामने वाले को संभलने का मौका ना मिले। हाँ, एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर हमारे प्रोएक्टिव अप्रोच आर्मी में भी देखने को नहीं मिलती, जब तक हमको कोई उकसावा में नहीं लाए, लेकिन उसके बाद तो हमारी जंग जीत ही जाते हैं। तो प्रोएक्टिव अप्रोच आपको समझ में आ गया, यानी कि जो मार्केट में नया होने वाला है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, नया अडोप्टेशन आने वाला है, AI नए आने वाले हैं, 6G की टेक्नोलॉजी आने वाली, तो 5G तो अभी लॉन्च हो गया है ना। ट्रायल रन उसका सक्सेसफुल रहा है जियो के द्वारा। अब 6G आएगा कभी, तो उसके लिए क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की एक बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सेगमेंट एक बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हम हमारी कंपनी को कैसे डेवलप करेंगे? वो प्रोएक्टिव अप्रोच है ना। रिएक्टिव तो वो अनाउंस हो गया और उसके बाद हमने करा, वो HRM में किया जाता था। कस्टमाइजेशन करते हैं, कस्टमाइजेशन स्ट्रेटेजी हमेशा कस्टमाइजेशन होती है। इंडिया को पाकिस्तान से निपटना है तो रणनीति अलग होगी, स्ट्रेटेजी अलग होगी। चीन से निपटना है तो रणनीति अलग होगी, है ना। कनाडा में वहाँ पर निपटाना है तो रणनीति अलग होगी। तो डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा पॉइंट वाइज बनती है, यानी कस्टमाइज बनती है। एम्फेसिस ऑन पीपल, स्ट्रेटेजी हमेशा पीपल के अकॉर्डिंग बनती है, पीपल के ऊपर थोप नहीं जाती, कि एम्प्लॉय के ऊपर थोप नहीं जाती। ये कंपनी ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको अचीव करना है। पहले आपके पास जो मैन पावर है उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट किए जाते हैं, टारगेट सेट करके मैन पावर को नहीं दिए जाते, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करी जाती है। तो पीपल को एम्फेसिस करा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ अडॉप्ट करना, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब इसके पॉइंट्स याद कर लेते हैं। एक तो देखो, बिजनेस की स्ट्रेटेजिक के साथ अलाइंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइंस होती है, प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और कस्टमाइजेशन इसको किया जा सकता है। और अगर इसकी स्कोप की बात करें तो स्ट्रेटेजी किसके ऊपर फोकस मैंने बताई थी? एम्प्लॉय के ऊपर फोकस बताई थी। तो इसका स्कोप भी यहीं से शुरू होता है। देखो, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट एक्विजिशन यानी कि हमको लग रहा है कंपनी का दूसरा बंदा काफ़ी अच्छा, सुंदर पिचाई साहब को दूसरी कंपनी से डायरेक्ट ले लिया गया। तो क्यों लिया गया? क्योंकि टैलेंट को एक्वायर किया गया। हमको लग रहा है कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, तो SHRM क्या कहती है कि अडॉप्ट कर लो उस बंदे को। HRM क्या कहती थी? डेवलप करते हुए चलो। वो कह रही है कि एक्वायर कर लो, उसको ज़्यादा अमाउंट दो, मोटिवेट करो, कैसे भी करके उसको एक्वायर कर लो। तो ये टैलेंट का एक्विजिशन यहाँ पर आया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस एक्टिविटी रही, HRM में भी रही और SHRM में भी रहती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी होता है ना। सक्सेशन प्लानिंग, अब सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है HR में। सक्सेशन प्लानिंग HRM में मान लो या मैनेजमेंट में मान लो, सक्सेशन प्लानिंग होती है कि भविष्य में यदि, इसको इस एग्जांपल से समझो, मिस्टर टिंकू, चलो मिस्टर टिंकू एक काम करते हैं कंपनी में, एक पर्टिकुलर उनका जॉब है, ठीक है। अभी वो जॉब में मान लेते हैं कि वो अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं और पिछले 10 सालों से वो कंपनी में एक लॉयल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन कल उठ के टिंकू जी कहते हैं कि मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को दूसरी जगह पैकेज अच्छा मिल गया है, कहीं की सैलरी मान लेते हैं 40,000 रुपये तक पहुँच गई है एज ए अकाउंटेंट। अब ये कह रहे हैं मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये जो पुराना का पूरा अकाउंट्स का हिसाब किताब है अगले दिन से पेंडिंग हो जाने वाला है। तो इनका गैप कौन फिल करेगा? इसके लिए इनके जो सबऑर्डिनेट है, क्या वो इस तरीके से तैयार हो चुके हैं कि मिस्टर टिंकू का काम कर सके? अगर नहीं हुए हैं तो आपकी सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुई है। मीन सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव तैयार हो। जैसे कि वेस्ट इंडीज़ ने एक समय तक पूरे क्रिकेट के ऊपर राज करा, लेकिन उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग नहीं करी। ऑस्ट्रेलिया की सक्सेशन प्लानिंग काफ़ी माइकल क्लार्क तक अच्छी चल रही थी, इसलिए एक क्रिकेटर बंद होता था तो दूसरा ऐसा क्रिकेटर आता था जो उसका भी आगे, रिकी पॉन्टिंग गए तो माइकल क्लार्क ऐसे आए कि वो उनसे भी आगे खेलने वाले हो गए, है ना। तो
एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि आप कह सकते हो जस्टिन क्लेंगर, हेडन, गिलक्रिस्ट, ऐसे ऐसे खिलाड़ी वो जा रहे हैं, तो भी उनकी जगह रिप्लेसमेंट में ऐसे खिलाड़ी आए जो उनसे भी काफ़ी आगे निकल रहे थे। तो उनके पास क्या थी? सक्सेशन प्लानिंग। जैसे ही सक्सेशन प्लानिंग डाउन हुई, आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होगा, क्योंकि हमेशा कोई भी आपके साथ जीवन भर नहीं रहेगा, है ना। तो कभी ना कभी वो आपको छोड़ के जाएंगे, कभी ना कभी हो सकता है रिटायर्ड हो जाए, हो सकता है टाइम पीरियड बंद हो जाए, हो सकता है कि उनको दूसरी कंपनी से ऑफर मिल जाए, कुछ भी, है ना। रीज़न तो रहेगा कि वो जॉब वेकेंट होगी। तो हमको हमेशा ऐसी प्लानिंग कर रखती है। SHRM हमेशा क्या बोलता है कि सक्सेशन प्लानिंग करो। एक जॉब पोजीशन के 5-7 चीज़ें हों। अब ये क्या होगा? जॉब अल्टरेशन से होगा, ठीक है। अपन इसमें सीखेंगे कि वो कैसे हम एक ही जगह को जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर एम्प्लॉय का, जिससे वो मल्टीपल स्किल में एनहांस हो पाते हैं। तो वो सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, HRM में क्या माना गया है? एम्प्लॉय को एसेट्स माना गया है। तो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, यानी एंगेजमेंट इन द डायरेक्शन, एंगेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, और उसको मोटिवेट करते हैं। चेंज मेजरमेंट, चेंज मेजरमेंट इसकी एक नई टेक्निक है। चेंज मेजरमेंट क्या कह रहा है? चेंज मेजरमेंट ये कह रहा है कि आपने कोई भी नई चीज़ इंप्लीमेंट करी, तो इंप्लीमेंट करके रुको मत, उसको कैलकुलेट भी करो कि वो कितना सक्सेसफुल रह रहा है या सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और डाइवर्सिटी रखो, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, यानी कि आपको आपकी जड़ें नहीं छोड़नी, लेकिन सीखनी सारी चीज़ें। जड़ें नहीं छोड़नी, अपनी भारत को, भारतीयता नहीं छोड़नी, इंडिया नहीं बनना है, लेकिन आपको सीखना सब कुछ है। भारतीयता भारत का मूल हिस्सा है, हिंदुस्तानी जो है वो इसका मूल हिस्सा है। इंडिया तो बाद में आया, है ना। इंडिया तो बाद में आया, पहले तो हम भारत में थे, फिर हिंदुस्तान में थे, फिर इंडिया आया। तो भारत और हिंदुस्तानी जो है वो यहाँ का मूल हिस्सा है। जब हम हमारे डाइवर्सिटी में जाएंगे तो सीखो, इंग्लिश सीखनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए, नई स्किल, नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, लेकिन इंक्लूजन, जहाँ पर हमारी जड़ें हैं हमको उनको भी पकड़ के रखना है। यानी कि आप इतने भी डाइवर्सिफाई ना हो जाए, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, कि आप यदि दूसरी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपका मेन प्रोडक्ट ही हट जाए। लाइक कि पेटीएम जब आया था, आपने देखा होगा पेटीएम अब थोड़ा सा ग्रोथ करने लगा है। जैसे ही मार्केट, शेयर मार्केट में आया था तो धड़ाम से गिरा था। क्यों गिरा था? क्योंकि स्टार्टिंग तो उसकी ऐसी कुछ कंपनी के थ्रू हुई थी कि वो पेमेंट बैंकिंग में था। जैसे वो पेमेंट बैंकिंग में अच्छा करने लगे, उनके पास फंडिंग आने लगी, उन्होंने सोचा पेटीएम मॉल करके एप्लीकेशन चला देते हैं और अपन भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के थ्रू प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं। उन्होंने वो भी शुरू कर दिया। उसके साथ फिर उन्होंने कहा म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, बैंकिंग भी शुरू कर देते हैं, वो भी शुरू कर दी। उन्होंने वो भी शुरू कर दिया। इधर से गोल्ड सोविनियर बॉन्ड्स ने इनके भी फंडे शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने एक ऐसी थाली बना दी जिसमें इतने सारे आइटम हैं, तो कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो कौन सा आइटम उनका बेस्ट है ना। जैसे स्विगी जोमेटो पे आप क्या करने जाओगे भाई? ऑर्डर बुक करने के लिए जाएंगे हम। अगर फूड डिलीवरी ऐप है, हम ऑर्डर बुक करने जाएंगे तो हमको पता है कि वो किस लिए है। उबेर ओला पे जाएंगे तो एक कार बुकिंग के लिए जाएंगे। लेकिन अगर एक कंपनी 25 से 30 सर्विसेज दे रही है तो वो डाइवर्सिटी तो हो गई, लेकिन उसका इंक्लूजन रह गया, वो समावेशी नहीं रही। किसी न किसी में जगह तो लूप होल आएगा ही आएगा। जब वो लूप होल आता है तो कंपनी को प्रॉब्लम फेस होने लग जाती है। क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें? डाइवर्सिटी होना जरूरी है, विविधता होनी जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिटी हमेशा दिक्कत दे देती है। तो इंक्लूजन का मतलब कि सबको एक तरीके का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हाँ अभी हमको ये करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हाँ, तो यहाँ पे अपना SHRM का स्कोप कंप्लीट हो गया। 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखो किसके लिए शुरू हुआ है? शुरू हुआ है अपना एम्प्लॉय के लिए। तो टैलेंट मैनेजमेंट की बात होगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात होगी, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की बात होगी, सक्सेशन प्लानिंग की बात होगी, चेंज मैनेजमेंट की बात होगी, डाइवर्सिटी की बात होगी, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात होगी, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात। यानी एम्प्लॉय के ओवरऑल सारी की सारी एक्टिविटी इसके स्कोप में घूमती हुई नजर आई है। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।